साल में ये जो ब्लॉकेज बनी थी, आज इसको स्प्रिंग लगाने के बाद ये बोल रहे हैं 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये क्या बात हो गई? थोड़े सालों में जब बहुत सारे पेशेंट्स आ गए वापस री ब्लॉकेज लेके, तब उन्होंने बोला नहीं ये स्प्रिंग अच्छी नहीं है, इसके जगह गोल्ड की स्प्रिंग लगाएंगे। गोल्ड स्प्रिंग फेल हो गई, फिर उन्होंने बोला रेडियो एक्टिव स्टेंट लगाएंगे, वो भी फेल हुई। फिर लेजर एंजियोप्लास्टी किया, वो भी अच्छी नहीं हुई। और अब ड्रग कोटेड स्टेंट आई और पिछले 4-5 साल में हजारों लाखों लोगों को ड्रग कोटेड स्टेंट चल रही है। पर आपको एक बात बता दूं, ड्रग कोटेड स्टेंट की जो लेटेस्ट स्टडी आई है वो बता रहा है 66% लोग 1 साल के अंदर फिर से री ब्लॉकेज कर जाएंगे। मतलब एक पेशेंट अगर करवाता है उसको 2/3 66% चांस है कि 1 साल के अंदर उसकी फिर से पूरी की पूरी 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाएगी। तो ये स्टेंट बहुत काम की चीज़ नहीं है और ये बॉडी के साथ डिस्टर्ब किया गया है। बॉडी एक नेचर की बेस्ट मशीन है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक बात सोच के देखिए, एक पेड़ के अंदर, एक पेड़ में एक फूल लगी हुई है और फूल अभी 10 दिन तक टिकेगा। अगर आप उस फूल को तोड़ के बाहर रख लेंगे तो 1 दिन में वो खराब हो जाएगी। मतलब क्या, नेचर को डिस्टर्ब करने का ये सज़ा मिला है। मैं लोगों को ये समझाता हूँ जो ओरिजिनल ब्लॉकेज है वो 40 साल में बनी है, आप वो स्प्रिंग लगा लेते हो, उसके बाद वो फिर से बंद हो जाती है, तो ये क्यों बंद हो जाएगी? चलिए एक बार देखते हैं ये एंजियोप्लास्टी फेल क्यों करी। देखिए ये एंजियोप्लास्टी का मतलब समझिए, ये कि ट्यूब है और इस ट्यूब में ये ब्लॉकेज आ गई है, ये ब्लॉकेज आ गई है। अब कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको कन्विंस किया। कन्विंस तो क्या करते हैं, वो डराते हैं, डरा के बोलते हैं देखो आपको नहीं कराएंगे तो मारे जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। पर हार्ट अटैक क्यों होती है, क्या करें हार्ट अटैक ना हो, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो तार जो एंजियोग्राफी की थी उस तार को पहले धक्का मार देते हैं और ये जब क्रॉस कर जाती है, इसके ऊपर एक बैलून रखा होता है, इस बैलून को फुला देते हैं और बैलून फुल जाए तो क्या होगा, ये जो ब्लॉकेज है वो साइड में दब जाती है और साइड में दब जाए तो क्या होगा, ये ब्लॉकेज खत्म नहीं हुई है, ये ब्लॉकेज साइड में दब गई। ये हो गया बैलूनिंग, मतलब ये बैलून यहाँ पे फूल गई और बैलून फूल गई तो ये ब्लॉकेज को इधर साइड में हटा दिया, इधर साइड में हटा दिया। और अब क्या करते हैं, बैलून को वापस निकाल लेते हैं। बैलून जब वापस निकल गई तो क्या हो गया, ब्लड जाने का रास्ता चलने लग गया। पर क्या हो गया, थोड़े दिनों में ये जो ब्लॉकेज है ये वापस आ जाती है, ये जो ब्लॉकेज है वापस आ जाती है। थोड़े दिनों में पता चला ये ब्लॉकेज वापस आ गई। उन्होंने पहले तो यही वाला प्रॉमिस किया था कि एक बार बैलूनिंग कराओगे और लाखों रुपया लेते हैं एक बैलूनिंग का। क्या करना है, ये बैलून को यहाँ पे ला के यहाँ पे फुलाना है। ब्लॉकेज ये पहले तो तार यहीं थी, इसको थोड़ा आगे किया, बाहर से एक सिरिंज में पानी लेके उसमें पानी डाल दिया और वो पानी डालते ये बैलून फूल गई और बैलून को इमीडिएटली वापस पानी निकाल लिया, बैलून को खींच लिया। एंजियोप्लास्टी हो गई, 1 लाख रुपए हॉस्पिटल को मिल गए। पर पेशेंट का क्या हुआ, थोड़े दिनों में ब्लॉकेज वापस आ गई और फिर बंद हो गया। तब कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला नहीं आपकी केस तो थोड़ी डिफ़िकल्ट हुई है, जो भी है फिर से एक एंजियोप्लास्टी करा लेते हैं, फिर से बाईपास करा लेते हैं। पर ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। थोड़े दिन बाद उन्होंने बोला नहीं ये बैलूनिंग खराब हो ही रहा है तो यहाँ पे एक स्टेंट लगाना पड़ेगा, एक स्प्रिंग लगा देंगे यहाँ पे। वो स्प्रिंग क्या करेगा, वो ब्लॉकेज को, इसके अंदर से स्प्रिंग से ब्लड चली जाएगी और ब्लॉकेज को आने से रोक देगा। इसका नाम रखा गया स्टेंट, इसका नाम रखा गया स्टेंट। ये जो स्टेंट है ये क्या करता है, ये ब्लॉकेज को वापस आने नहीं देता है। अच्छा, स्टेंट अगर लगी है इसका मतलब क्या है कि ब्लॉकेज वापस आ रही थी। पहले तो ये बोले थे कि नहीं ब्लॉकेज वापस आती नहीं है, जब स्प्रिंग लगाना पड़ा तो उनको मानना पड़ा कि स्टेंट इस ब्लॉकेज को आने से रोक देती है। मतलब पहले जो क्लेम हुआ था कि वापस नहीं आती है वो गलत थी। जब स्प्रिंग लग गई तब इन्होंने बोला अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़िंदगी भर ठीक रहोगे। थोड़े दिनों में पता चला इस स्प्रिंग के अंदर फिर से ब्लॉक आ रहा है। पूरे बॉडी में, पूरे ये 3 ट्यूब हैं, यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज उतना जल्दी नहीं आ रहा है जितना स्प्रिंग के अंदर आ रहा है। स्प्रिंग के अंदर जब फिर से ब्लॉकेज आने लग गई तो पता चला कि वो फॉरेन बॉडी है इसलिए आ रही है, क्योंकि बॉडी जहाँ पे फॉरेन बॉडी है वहाँ रफ एरिया है, वहाँ पे जल्दी ब्लॉकेज बनाती है। थोड़े दिन बाद इन्होंने बोला नहीं नहीं वो तो स्टेंट काम की नहीं हुई क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है। बोला अब क्या करेंगे, बोला वो फॉरेन बॉडी को एक दवाई में डाल के निकाल के ले आएंगे। इसको बोल दिया ड्रग कोटेड स्टेंट। एक एंटी कैंसर दवाई होती है, उस दवाई में उसको डाल के उसको निकाल लिया। अब वो स्प्रिंग जो हो गया वो हो गया एंड वो ड्रग कोटेड स्टेंट। अच्छा, ड्रग कोटेड स्टेंट लगाने से लोगों ने क्या सोचा कि अब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पर फॉरेन बॉडी तो फॉरेन बॉडी ही है, ड्रग कोटेड स्टेंट भी वही उसका हादसा हुआ। तो अल्टीमेटली ये जो एंजियोप्लास्टी वाली, अभी वो लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं अब एक नया स्टेंट लाएंगे, वो होगा बायोडिग्रेडेबल स्टेंट।
पर एक बात सोच के देखिए, ऐसी स्प्रिंग आप कितना पैसा सोच सकते हैं इसका दाम। एक स्प्रिंग जो होती है, आपने देखा होगा बॉल पेन के अंदर छोटी सी स्प्रिंग होती है, और ये स्प्रिंग बॉल पेन 2 रुपए की होती है। कि स्प्रिंग कितने की होनी चाहिए? अगर आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील की या कोई मेटल की स्टेंट होती है, तो ये 2-3 ग्राम की भी अगर वजन हो तो इसका क्या दाम रख देंगे। हॉस्पिटल वाले इनका दाम रखते हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक, और बोलते हैं नहीं ये फॉरेन से इंपोर्टेड है इसलिए इतना दाम है। पेशेंट उस वक्त इतना घबराया हुआ होता है, उसको डरा दिया जाता है कि वो 2 लाख नहीं, जितना मर्जी चाहें आप उनसे निकाल सकते हैं। हॉस्पिटल को मालूम है ये स्प्रिंग का दाम कितना ही रख दो। यूजुअली मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेंट कंपनी है जो स्प्रिंग बनाती है, वो स्प्रिंग को बहुत सस्ता बनाती है। वो हो सकता है 10,000 या 8,000 या 10,000 या 12,000 में वो स्प्रिंग हॉस्पिटल को बेचती है, और हॉस्पिटल इस स्प्रिंग को 1.5 लाख रुपए में बेचती है। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितनी बड़ी एक स्प्रिंग का दाम 1.5 लाख रुपया कहाँ से हो सकता है। पर कोई आदमी देता है, क्यों देता है? उसको डरा दिया जाता है कि नहीं दोगे, तुम अगर स्टेंट नहीं लगाओगे तो पूरा का पूरा आपका हार्ट बंद हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगी। दिस अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। ये नहीं बताते हैं क्रिटिकल अगर ना रहे, अगर आप अपना खान पीन रहन सहन बदल दो, कोलेस्ट्रॉल कम कर दो, ट्राइग्लिसराइड कम कर दो। अगर 70 वाले ब्लॉकेज आते हैं उनको भी बोलते हैं क्रिटिकल, 80 वाले को भी क्रिटिकल, 90 वाले को भी क्रिटिकल। मतलब कोई भी पेशेंट एंजियोग्राफी करा ले सारे क्रिटिकल बन जाते हैं। अच्छा, एंजियोग्राफी के पहले वो पेशेंट घूमता फिरता है, उसके बाद वो बोलते हैं हिलना मत, बोलना मत, चलना मत, यू आर कैरिंग एन एटम बम। तो इस तरह की एक बात बता दिया जाता है जिसमें पेशेंट और उनके परिवार वाले सारे टेंशन में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये पूरा सिस्टम गलत चलता जा रहा है। ये हॉस्पिटल में थोड़ा बिजनेस वाला बात ज़्यादा हो गई है। वो ये कर रहे हैं कि एंजियोप्लास्टी इंपॉर्टेंट है, बाईपास सर्जरी इंपॉर्टेंट है, पर लाइफस्टाइल के ऊपर उतनी ज़्यादा नहीं करते हैं। मैंने देखा लाइफस्टाइल की बात बोलो तो बोलते हैं नहीं नहीं वो तो है, पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये एंजियोप्लास्टी हो गई और उसके बाद भी लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया तो ये कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिनों में फिर से वहीं आ जाएगा। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 10-10 स्टेंट लगा लिए, 5-5 स्टेंट लगा लिए, 8-8 स्टेंट लगा लिए, 12 स्टेंट वाले लास्ट है हमारे पास। 12 स्प्रिंग एक आदमी के अंदर, मतलब आप समझ सकते हैं पिछले 5-10 साल में उसके एक के बाद एक स्प्रिंग लग रहे हैं। एक बाईपास सर्जरी हो गया, दोबारा बाईपास सर्जरी हो गया, तो एक कॉमन सा बात हो गया। मैं हर दिन 1 या 2 पेशेंट जरूर देखता हूं जिन्होंने बाईपास किया, एंजियोप्लास्टी किया है, थोड़े दिन में फिर वहीं का वहीं आ गए हैं। तो मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आज हार्ट के हॉस्पिटल में इतने सारे ऑपरेशन कर करके पेशेंट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? इंडिया में करोड़ों हार्ट के पेशेंट है, पूरे हॉस्पिटल इंडस्ट्री मिला के कोई 2 लाख स्टेंट लगा लेते होंगे या 1 लाख बाईपास सर्जरी कर देते होंगे इंडिया में एक साल में। तो ये कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, पर लोगों के अंदर धारणा बैठाई गई है कि हार्ट की बीमारी में जो बाईपास ना कराए, एंजियोप्लास्टी ना कराए, वो बुद्धू है, वो रिस्क ले रहा है, वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है। ये बात गलत है। ये बीमारी क्योरेटिव है नहीं। लॉन्ग टर्म में अगर एक आदमी बोले सर मेरा लाइफस्टाइल बदल गया, मेरी कोलेस्ट्रॉल कम हो गई, ट्राइग्लिसराइड कम हो गई, और मैं उसके संग नेचुरल बाईपास कर लिया और बॉडी को काटने की ज़रूरत नहीं हुई, और दोनों की अगर लॉन्जिविटी सेम है, एक कटवा के एक बिना कटवा के, तो कौन सा चाहेंगे आप? अगर दोनों की लॉन्जिविटी सेम है, दोनों की अच्छा, बाईपास एंजियोप्लास्टी वाले में तो कॉम्प्लिकेशंस के भी ज़्यादा चांसेस हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस का भी झमेला नहीं है। तो आप ये समझ के चलिए, जो लाइफस्टाइल बेस्ड ट्रीटमेंट है, जिसको हम बोल देंगे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और रिवर्सल ट्रीटमेंट, दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। और इस ट्रीटमेंट में करना क्या है? इस ट्रीटमेंट में करना है कि आप ब्लॉकेज के कारण को समझ जाएं और वो सब कारण को ठीक करें। कारण में पहले तो 2 आइटम है, कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। इन दोनों को बंद करना होगा खाने में, और ब्लड में बहुत कम लाना होगा। कोलेस्ट्रॉल मुझे 130 से कम चाहिए, ट्राइग्लिसराइड मुझे चाहिए 100 से कम, और इसके संग ब्लड प्रेशर को कम रखना होगा, 120 और 80 रखना पड़ेगा। और अगर शुगर को भी 100 और 140 के नीचे रख लेंगे, स्मोकिंग आप बंद कर देंगे, वॉकिंग आप करेंगे, अगर वजन को कम करेंगे, तनाव कम लेंगे, मेडिटेशन योगा करेंगे, उसके संग थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, उसके संग ज़्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे, बिना तेल के खाना बनाएंगे, तो ये सब तो हर चीज़ आदमी कर सकता है। इसमें इनफैक्ट एक हेल्दी आदमी को भी हम लोग यही बोलते हैं, तो हार्ट के पेशेंट को तो करना ही
चाहिए। अगर आदमी लाइफस्टाइल को बदल के अपनी ब्लॉकेज को रिवर्स करने का बंदोबस्त कर ले तो उसको ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। और जो भी ऑपरेशन कर लिया उनको भी मैं बता देता हूँ, अगर वो ये सब नहीं करते हैं तो फ्यूचर में उनकी ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं हार्ट के हॉस्पिटल को हर वक्त बोलता हूँ, हार्ट के हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट को बोलता हूँ, आप लोग कुछ भी करो, लाइफस्टाइल को इम्पॉर्टेंट नहीं है ये बात नहीं बोलो, लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आप बोलो अगर लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करोगे तो आपको ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है, ये बात हम भी मानते हैं। पर अगर कोई लाइफस्टाइल फॉलो कर ले, हाँ एक बात और है, एलोपैथी की दवाइयाँ में खराबी नहीं है। एलोपैथी की दवाइयाँ आज के लिए कल के लिए आपकी बीमारी को रोक देता है और आपकी तकलीफ़ों को कम कर देता है। अगर आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने की दवाई ज़रूरत है तो आप ज़रूर लीजिए। एज ए डॉक्टर मैं ये चारों दवाइयाँ लिखने तैयार हूँ। ब्लड पतला करना चाहिए वो भी मैं तैयार हूँ, पर मैं उसके साथ चाहता हूँ कि पेशेंट असली लॉजिक को देखे, बीमारी का असली कारण को देखे, वो कारण को हटा ले तो बीमारी का असली जड़ को हम हटा पाएंगे। मैं ये दोनों ऑपरेशन के खिलाफ आज नहीं, आज पिछले 15-17 साल से मैं इस प्रोसेस को चला रहा हूँ और हम लोग ने और मेडिकल साइंस ने रिसर्च करके दिखाया है कि दिस इज़ अ बेटर ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट से ज़्यादा मरीज़ ठीक होंगे और ये अगर ज़्यादा मरीज को ठीक कर सकता है तो ये ट्रीटमेंट अच्छा है, सस्ता है। हाँ, इसके संग आदमी बोलता है डॉक्टर साहब और भी कोई अच्छी चीज़ें हो तो इसमें ऐड करो, मैंने करवा दिया है। मैंने बोला चलो ये लाइफस्टाइल तो करना ही पड़ेगा, दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेगी एलोपैथी की, इसके संग चलो आयुर्वेदा ऐड कर लेते हैं, चलो इसके संग हम एक केमिकल ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं ईडीटीए इंजेक्शन, मैं बोलता हूँ वो भी देने तैयार हूँ। इससे मेडिसिन से अगर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज कम हो जाती है, 10-20-50% तक ब्लॉकेज कम हो सकती है तो इस ट्रीटमेंट को ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी को काटने से दिक्कत है, परमानेंट डैमेज हो जाती है बॉडी में। एक बार वो स्टेंट लग गई वो ज़िंदगी भर वहाँ पे रहेगी और उसको आप हटा नहीं सकते, सिर्फ मौत के बाद ही वो स्प्रिंग हटेगी। तो आप ये समझ लीजिए ये जो ऑपरेशंस की जो प्रोसेस है जो कि आज हार्ट के हॉस्पिटल वाले बहुत स्पीड से चला रहे हैं, इसको हम नहीं चाहते हैं। ये सिस्टम इसलिए चल रहा है कि इसमें बहुत इकोनॉमी गेन है। ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री करीब 5,000 करोड़ की हो गई है और ये हर हॉस्पिटल हर कार्डियोलॉजिस्ट को प्रेशर दे रहा है कि भाई आप जल्दी से जल्दी इमीडिएटली ऑपरेशंस के नंबर बढ़ाओ, एंजियोप्लास्टी के नंबर बढ़ाओ। और कार्डियोलॉजिस्ट भी फंस गए, उनको भी मालूम है कि ये ब्लॉकेज का असली कारण हटाएंगे तो इतनी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में एक सर्वे हुई थी, उन्होंने बोला था अगर कार्डियोलॉजिस्ट को ये बोल दिया जाए आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपकी सैलरी सेम फिक्स्ड रहेगी, आप ऑपरेशन करो या ना करो, तो 75% ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ 95% नहीं 98% जो हार्ट के ऑपरेशंस होते हैं उनकी ज़रूरत ही ना पड़े अगर आदमी लाइफस्टाइल को बदल ले, अपना खान पीन को बदल ले, अपना वज़न कम कर ले, अपना सारे फैक्टर्स जो मैं सावल में बताता हूँ उसको फॉलो कर ले तो उसको ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और ये मैंने हज़ारों लोगों में प्रूफ किया। आज मेरे पास 10-10 साल 12-12 15-15 साल पुराने हज़ारों पेशेंट पड़े हुए हैं और वो वाले पेशेंट हैं जिनको बताया गया था आज ही आपकी लाइफ के लास्ट डे है, आज ऑपरेशन नहीं करोगे तो कल तक मर जाओगे। उन्होंने हम पे भरोसा किया और आज 10-10 साल निकल गए, उनको कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैं ये जानता हूँ आज ऑपरेशन करने के बाद भी मेरे पास हज़ारों पेशेंट आ रहे हैं कि सर मेरे पास फिर से ब्लॉकेज हो गई है। तो मैं समझता हूँ आज अगर ठीक से देखा जाए तो बिना काटे अगर इलाज हो जाए तो हम क्यों काटें। और दोनों की रिज़ल्ट बहुत अच्छी होती है और ये जो नेचुरल बाईपास बायोकेमिकल इसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी है और इसके संग दवाइयाँ अगर खा सकते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ हार्ट के पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा बोन है और ये सावल एक ऐसी पद्धति है जो बिना काटे आपको ठीक कर सकती है। तो इसको ज़रूर फॉलो करिए और जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है वो भी फॉलो करें कि आगे बीमारी ना हो जाए। तो दर्शकों, देखा आपने डॉक्टर झाजिर ने कितने आसान शब्दों में समझाया है कि अगर किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम हुई है तो उसको एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि बिना किसी चीड़-फाड़ के हम उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बिना सर्जरी कराए आप भी सावल के ट्रीटमेंट को फॉलो करें और अपनी प्रॉब्लम को नेचुरल बाईपास के थ्रू दूर करें। तो आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।